लास्ट सीन टुगेदर, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी। last seen together. Now, as far as the concept of last seen together is concerned, वर्ड से क्लेरिफाई होता है कि लास्ट में व्यक्ति को देखा गया। भाई कैसे देखा गया, किसके साथ देखा गया, ये 10 चीजें हमारे सामने हैं। मैं अभी रिसेंट एक केस हमारे सामने आया, मैं उसके फैक्ट्स पहले आपके सामने रखूंगा, उस फैक्ट्स के बाद आपके सामने केस डिस्कस करूंगा, फिर हम देखेंगे कि लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी कैसे काम करती है, फिर हम डिक्टेशन पे आएंगे। राइट, करें प्रोसीड। हुआ क्या, देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, वाई एंड जेड, 3 लोग हैं, 3 persons। मिस्टर एक्स और वाई ये फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स, ठीक है। वाई और जेड जो है ये भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स। तो मिस्टर एक्स को पैसे की जरूरत थी, इसने वाई को कहा कि यार मेरे को ना कुछ पैसे की जरूरत है। तो वाई ने क्या किया, अपने दोस्त से मांग लिए पैसे। ऐसा होता है दोस्ती यारी में, कैसे करते हो आप लोग, कर लेते हो कि यार पैसे की जरूरत है, मेरे पास नहीं, किसी और से उठा के दे देता हूं। तो वाई ने एक्स को पैसा किससे लेके दिया, जेड से लेके दे दिया, ठीक है, पैसा थोड़ा ही था। तो उसने कहा कि मैं 7-8 महीने बाद आपको ये पैसा वापस कर दूंगा, ठीक है। अब 7-8 महीने हो गए, पैसा नहीं आया। जब पैसा नहीं आएगा तो दोस्ती खराब हो गई, कॉमन सी बात है, ठीक है। इसने कहा कि यार पैसा दे, वो कह रहा है कि मेरे पास अभी है नहीं है, वो कह रहा है मैंने आगे देना है जिससे मैंने लेके दिया था, तो वो मेरे से बात नहीं कर रहा। अब इनके बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने की वजह से एक्स और वाई के बीच में ग्रजेस आ गए, क्योंकि उसने पैसा मांग के दिया था और वापस हो नहीं रहा पैसा। ऑन वन डे व्हाट हैपेंड कि इसने क्या किया, मिस्टर वाई ने, ग्रजेस तो थे, झगड़ा चल रहा था, तो उसने अपने ग्रैंडफादर की ये जो दुनाली होती है, डबल बैरल गन, ठीक है, तो डबल बैरल गन को लेके 2 कार्टेजेस लेके वो चला गया, ठीक है, और इसको भी ले गया, इसको ले गया और साथ में जंगल में ले गया और वहां जाके गोली मार दी, ठीक है, हत्या हुई। कोई हमारे पास आई विटनेस इस केस का नहीं है, ठीक है। गन्ने के खेत है, शुगर केन का फील्ड है, वहां पे डेथ हुई है। जब डेथ हुई सब्सिक्वेंटली, तो मिस्टर एक्स के जो फादर हैं, मिस्टर एक्स इज अ डिसीज्ड है ना, मिस्टर एक्स इज अ डिसीज्ड एंड वाई इज द एपिलांट इन दिस केस, ठीक है। अभी मैं बताता हूं केस क्या है, नाम क्या है। तो एक्स के फादर ने, अब उस रात वो पहुंचा नहीं लड़का घर, डेथ हो चुकी है, तो उसको पता था कि ये इसका दोस्त है, तो दोस्त से पूछता हूं। तो वो इनके घर फोन किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा लड़का भी नहीं आया आज। वाई के घर पे फोन हुआ ना, तो वाई के फादर ने कहा कि हमारा लड़का भी नहीं आया अभी। उसके बाद कहीं से फोन आता है कि जी आपका लड़का किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर चला गया है, तो वो 2 दिन नहीं आएगा। तो नाउ द फादर इज अंडर द क्यूरियोसिटी कि पता नहीं कहां चला गया, बिना बताए चला गया, कोई फोन नहीं किया है। और नई बातें ये आजकल के जमाने की है, तो फोन हो जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि उन्होंने क्या किया, मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थाने के अंदर। जब थाने में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई, तो पुलिस वालों ने पूछताछ करना शुरू किया। तो जिस व्यक्ति के गन्ने के खेत में वो डेड बॉडी थी, 3 दिन के बाद वो व्यक्ति को पता लगा कि अच्छा बदबू आ रही है, बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। सो बॉडी डिकम्पोज हो गई, तो जो खेत का मालिक था उसने पुलिस वालों को फोन किया कि जी मेरे खेत में एक लाश पड़ी हुई है, लाश पड़ी है। पुलिस वालों ने आए, पुलिस वालों ने जांच पड़ताल करने की कोशिश करी, तो वहां पे कुछ भी नहीं था। मतलब डेड बॉडी तो थी, लेकिन डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन का कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि जब ये मिस्टर वाई ने मर्डर कमिट किया, तो एक तो उसकी गले में चेन थी और जो भी चीजें उसके साथ थी वो सब लेके चला गया। सब्सिक्वेंटली पुलिस वालों ने अखबार में नोटिस निकाला एक कि जी एक डेड बॉडी है, तो जिस भी व्यक्ति के परिजन कोई जो मिसिंग है तो वो आके शिनाख्त कर लें। तो उतने में मिस्टर एक्स के फादर को पता लगा कि अच्छा कोई डेड बॉडी मिली है, तो जाके पहचान करनी पड़ेगी। पहचान की, तो कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद, जैसे हैंकी था, हैंकी से आइडेंटिफिकेशन हो गया कि यार ये तो मेरा लड़का है, ठीक है। नाउ दिस इज द केस इन विच वी आर हैविंग नो डायरेक्ट एविडेंस, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब ये पूरा केस सर्कमस्टेंसेस के ऊपर चल रहा था। बीच में एक व्यक्ति, एक प्रोसिक्यूशन का विटनेस ऐसा मिला जिसने ये कहा कि जी ये दोनों लोग मैंने बाइक पे जाते देखे थे, लास्ट सीन
टुगेदर। ठीक है, हत्या जो ये मतलब 8:30 बजे का वाक्या है। ठीक है, 8:30 बजे ये उसको लेके गया और उसके बाद एक व्यक्ति ने कहा कि जी मैंने उसको इतने बजे बाइक के पे देखा था। एक्यूज के ऊपर एलिगेशंस आए, उसी के बेसिस पे एक्यूज को अरेस्ट किया गया, केस रजिस्टर हुआ मर्डर का। फर्दर मोर जब एक्यूज से पूछताछ की गई तो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो अलग हो गया था, मैं साथ में नहीं था उस समय, मैं 10 बजे से पहले अलग हो चुका था। तो ये सारे सिनेरियो के बीच में सवाल उठा कि अगर एक विटनेस हमारे सामने ये कह रहा है कि उसने डिसीज्ड को एक्यूज्ड के साथ लास्ट में देखा है, तो ये कितना क्रेडिबल एविडेंस है हमारे लिए। इसको हम क्या कहेंगे, लास्ट सीन टुगेदर का कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट सीन टुगेदर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग इस केस की चर्चा कर रहे हैं। ये केस अभी हाल ही में आया है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। मैं थोड़ा सा पहले, रिसेंटली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ चेतन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2025, कब का जजमेंट है, 30 मई का। ठीक है, रिसेंट ही है, रिसेंट ही है ना। ठीक, 30 मई 2025। जो केस के मैं फैक्ट्स आपके सामने रख रहा था वो इसी केस के फैक्ट्स हैं। देखो, हमें एग्जाम में किस तरीके के सवाल आते हैं सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे माइट आस्क यू द डायरेक्ट क्वेश्चन कि चल लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के बारे में कुछ बताओ। तो हमें अगर हम आपको डिक्टेट करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, आप लिख लोगे। दूसरा होता है कि एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, किसी केस के फैक्ट्स के बेसिस पे डाल दिया, वो कोई भी केस हो सकता है, जरूरी नहीं है ये हो। तो आपको वो फैक्ट्स को रिलेट करना आना चाहिए कि कैसे आप सेक्शन 6 के साथ आप इसको सेक्शन 5 के साथ कनेक्ट करोगे, राइट। इस केस में जो कन्विक्शन किया गया वो बेसिकली लास्ट सीन टुगेदर के बेसिस पे किया गया और कुछ और एविडेंसेस के बेसिस पे। जैसे लिखा है, द कन्विक्शन इज बेस्ड अपॉन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। अब अगर आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे सवाल आ जाए तो सेम केस चलेगा कि नहीं चलेगा, सेम केस चलेगा। ठीक है, if the case is based upon circumstantial evidences relying on the last seen theory supported by the recovery of article including the weapon of the crime, forensic evidence and the act of absconding by the appellant, तो क्या इसके आधार पे आप किसी की कन्विक्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं, मैं अपने आप को विद्यार्थी समझता हूं। ठीक है, तो हमें ये रिलेट करना होता है कि अच्छा ये जो 4 चीजें लिखी यहां पे, इन्होंने लिखा कि अच्छा ये लास्ट सीन थ्योरी है। लास्ट सीन थ्योरी हमें पता लग गया कि कौन से सेक्शन में जा रही है। कौन से सेक्शन में जाएगी, सेक्शन नंबर 5 BSA। अगर आप एविडेंस पढ़ रहे होते तो ये सेक्शन 7 होता। ठीक है, फिर यहां पे रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स की बात आ गई, ये डिस्कवरीज की बात है, डिस्कवरी स्टेटमेंट्स की बात है ना, डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी इज ऑल्सो रेलिवेंट। फिर ये डिस्कवरी ऑफ वेपन और फोरेंसिक एविडेंस आ गया, तो फोरेंसिक एविडेंस मींस द एक्सपर्ट एविडेंस एंड द एक्ट ऑफ एब्सकॉन्डिंग। सो ये सबसीक्वेंट कंडक्ट होता है, भाग जाना, मौके से भाग जाना, है ना, सबसीक्वेंट कंडक्ट्स। तो हम जब किसी भी जजमेंट को रिलेट करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये स्टार्टिंग के पैराग्राफ में 4 लाइनें लिखी हैं, ये बीएसए के कौन कौन से प्रोविजंस को इंटरलिंक कर देगी। अब ये चारों चीजें, जैसे इन्होंने कहा कि जी पूरा का पूरा जो कन्विक्शन बेस हुआ वो लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे हुआ, फोरेंसिक्स ने जो एक्सपर्ट एविडेंस हुआ वहां पे कलेक्शन उसके बेसिस पे हुआ, डिस्कवरी के बेसिस पे हुआ और एक्यूज के कंडक्ट के बेसिस पे हुआ। कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ऑल द एविडेंसेस आर सर्कमस्टेंशियल इन नेचर। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि अच्छा इसको कैसे कोरिलेट किया जाए। सो इफ यू सी द फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस, तो ये पूरा सिनेरियो है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि प्रोसिक्यूशन का केस है। ब्रीफ में एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा दैट द एपिलेंट एंड डिसीज्ड विक्रम शिंदे वर फ्रेंड्स। जो एक्यूज्ड है यहां पे चेतन और विक्रम जो है वो दोस्त हैं। अबाउट 8 months prior to the incident occurred in 2006, appellant had borrowed sum of rupees 4,000, 4,000 रुपया लिया था। ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन 2006 में ये 4,000 ज्यादा ही था। फ्रॉम वन रविंद्रा चवन, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 19, इन ऑर्डर टू लेंड द सेम इन टर्न टू द डिसीज्ड। तो हुआ क्या कि पैसे की जरूरत किसको है, विक्रम को। लेके किसने दिए, चेतन ने। और किससे लेके दिए, कहां गया ये, रविंदर से। 3 दोस्त हैं,
ठीक है, in order to lend the same in turn to the deceased, which however was not returned by the deceased to the appellant even after the lapse of 7 to 8 months. वो वापस नहीं आया पैसा, despite repeated demands to return the same. In that connection, there was an argument between the appellant and the deceased in which the deceased had apparently insulted the appellant. तो विक्रम ने किसकी बेइज्जती कर दी? चेतन की, appellant की, जिसको सजा हुई है. Because of which the appellant bore a grudges against the deceased. तो उसके मन में कहीं ना कहीं कुछ होगा. अब हुआ क्या इंसिडेंट वाले दिन? 10/7/2006 की बात है. लिखा है एट अबाउट 8:30 hours आफ्टर टेकिंग 12 बोर डबल बैरल गन, ठीक है, डबल बोर बैरल गन इसको हम कहेंगे, ठीक है, गन विद कार्टेजेस बिलोंगिंग टू हिज ग्रैंडफादर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ गोइंग फॉर हंटिंग. तो रात को 8:30 उसने कहा कि मैं दादा मैं जा रहा हूं जरा शिकार कर रहे हैं. तो दादा ने भी बोला जा, ठीक है, करा शिकार. लेकिन अपने हीरो होंडा के मोटरसाइकिल पे वो गया, ठीक है, टू द शुगर केन ग्रोव लोकेटेड एट सो एंड सो विलेज विच बिलोंग टू द कंप्लेनेंट, जिसने लास्ट में कंप्लेंट करवाई थी कि जी मेरे खेत में लाश मिली है, दैट इज मिस्टर अरुण कुमार मैनेज. इट हैज बीन एलिजेड दैट अराउंड 10 PM ऑन द सेम नाइट, रात के 10 बजे, the appellant shot the deceased dead with the double barrel gun and thus committed the offense of 302. ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है ना, अभी डिफेंस का हमने पक्ष नहीं देखा. आगे लिखा इट वाज फर्दर एलिजेड दैट आफ्टर कमिटिंग द सेड ऑफेंस ही टुक द नोकिया मोबाइल फोन, पुराने जमाने में नोकिया ही आता था, एंड ए गोल्ड चेन बिलोंगिंग टू द डिसीज्ड. अब क्योंकि वो मरे हुए व्यक्ति से निकाला गया तो उसको चोरी नहीं कह सकते आप, है ना. जब मरे हुए व्यक्ति से कोई बॉडी से आप कोई चीज निकालते हो तो उसको मिस एप्रोप्रिएशन का नाम देते हैं. कोई डेड बॉडी की से कोई चीज अगर आप रिसीव करते हो तो उसको थेफ्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि थेफ्ट हमेशा व्यक्ति के मर्जी के अगेंस्ट होता है. डिसीज्ड व्यक्ति कंसेंट नहीं दे सकता तो आप उसके अगेंस्ट थेफ्ट नहीं कर सकते. ये बहुत बार एग्जाम्स में आती हैं चीजें, तो आपने ध्यान में रखना है. कभी भी डिसीज के अगेंस्ट कोई भी अगर आप उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो दैट ऑफेंस विल बी सेड टू बी द क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. और आईपीसी के अंदर तो सेक्शन नंबर 404 में अलग से अपराध है ये, ठीक है, देयर इज अ सेपरेट ऑफेंस फॉर दिस. अब ये सारा सिनेरियो हुआ. आफ्टर दैट according to the prosecution, since the appellant carried and used a double barrel gun belonging to his grandfather without a valid license, he committed the offense under the Arms Act also, है ना, Arms Act का भी अपराध हुआ. As per the prosecution, as the deceased did not return home, he left home at around 7:45 PM. तो ये जो विक्रम है घर से 7:45 बजे निकला था और वापिस आया नहीं. The father of the deceased telephoned the house of appellant. अब उसने इसको फोन किया चेतन के घर पे, ठीक है, but was informed that he was not at home. He then went to the house of appellant early morning. अब रात को तो लड़का आया नहीं. अगले दिन सुबह सुबह फादर जो है वो इनके घर पहुंचे, इंक्वायरी करी 11 बजे के आसपास कि जी मेरा लड़का कहाँ है, तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है. तो which the appellant gave false information that he had parted ways with the deceased at about 8 PM. 7:45 बजे ये साथ में थे, इसके एविडेंसेस थे, लेकिन इसने कहा कि जी 8 बजे तो हम अलग हो गए थे. किसने कहा? चेतन ने, ठीक है, जो एक्यूज्ड है हमारा, दैट ही हैड पार्टेड विद द डिसीज्ड एट अबाउट 8 PM द प्रीवियस इवनिंग. कहता अंकल नहीं, वो तो हम 7:45 बजे इकट्ठे थे, लेकिन 8 बजे तो वो चला गया था, उसके बाद तो मैं मिला ही नहीं, ठीक है. सो दिस इज वन काइंड ऑफ डिफेंस ही इज टेकिंग. द फादर ऑफ द डिसीज्ड ऑल्सो रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम वन चंद्रकांत शिंदे informing in that deceased had got to Pune and would return within 2 days. अब ये कोई एक XYZ व्यक्ति की तरफ से फोन आता है कि जी आपका लड़का ना पुणे गया हुआ है और 2 दिन बाद आएगा. एंड देयर आफ्टर फादर ने रिसर्च करना शुरू किया, कहाँ है लड़का, मिसिंग रिपोर्ट जब लिखवा दी. मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया. पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट जब भी आती है तो पुलिस वाले को ढूंढने थोड़ी जाते हैं, है ना. पुलिस वाले जनरली एक सर्कुलर दे देते हैं या आसपास के चौकियों में बता देते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो इन्फॉर्म कर दें, ठीक है. कभी कभी ढूंढने भी चले जाते हैं. सो इन केस ऑफ प्रोसिक्यूशन 13 तारीख को, अब 10 तारीख का मर्डर हुआ है, 13 तारीख को 3 दिन तक बॉडी शुगर केन के वहां पे खेतों में है. और अगर आप फोकस करें तो ये महीना चल रहा है जुलाई का, और जुलाई के महीने में बरसात होगी या गर्मियां होंगी, राइट. और बॉडी डीकंपोज जल्दी होती है. अगर यही सर्दियां होती तो जल्दी डीकंपोज शायद ना होती, ठीक है. एक एक चीज रेलेवेंट है.
The dead body was found in the sugarcane field belonging to so-and-so PW1 who informed the police about the discovery of the body. अब इसने कहा कि सर मेरे खेत में क्या है, डेड बॉडी है. Since the dead body was decomposed, his identity could not be ascertained. तो चेहरा डिकम्पोज हो चुका था. Upon recovery of the dead body, police registered a case. क्योंकि अब तो मर्डर हुआ है, इंक्वेस्ट भी करना पड़ेगा, एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि पता लग रहा है कि गोली से मारा गया है. ठीक है, आप लोग अगर सीआरपीसी पढ़े हैं तो कभी भी जब अननेचुरल डेथ होती है, कोई डेड बॉडी रिसीव होती है, रिकवर होती है, तो हम एक इंक्वेस्ट कंडक्ट करते हैं, मौके पे पंचनामा होता है और साथ के साथ पुलिस वाले एक एफआईआर दर्ज कर लेते हैं. राइट, वही काम हुआ. अपॉन रिकवरी ऑफ द डेड बॉडी, पुलिस रजिस्टर्ड अ केस एंड सो पुलिस स्टेशन एंड नेसेसरी मैसेजेस वर फ्लैश्ड टू द अदर पुलिस स्टेशन टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन. Thereafter the investigation was launched and inquest was held. अब जैसे देखो, अगर आप कानून समझते हैं तो आप रिलेट कर सकते हो. जैसे मैंने भी इंक्वेस्ट की बात करी, तो सीआरपीसी के 175, 174, 176 के अंदर इंक्वेस्ट की बातें हमें मिलती हैं. ठीक है, फर्दर पोस्टमार्टम हुआ डेड बॉडी का 13/7 को. सच आइडेंटिटी कुड नॉट बी असर्टेन. द डिस्कवरी ऑफ द डेड बॉडी वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर which was noticed by the father on 14/7. तो अब उन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह भी कर दिया. 14 तारीख को फिर उसके फादर आते हैं और वो थ्रू फोटोग्राफ्स, हैंकरचीफ, मोटरसाइकिल एटसेट्रा, स्वेटर ऑन द डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं. अब ये जजमेंट आपका 2 जगह रेलेवेंट हुआ, मतलब इवन 3 जगह हुआ. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी गया, लास्ट इन थ्योरी पे भी गया, टीआईपी पे भी जाएगा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. क्योंकि जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो सेक्शन जो आपका अगला, ये सेक्शन नंबर 5 पढ़ रहे हैं ना, सेक्शन नंबर 7 में जब आप जाओगे तो आइडेंटिफिकेशन में भी ये रेलेवेंट हो जाएगा. नॉट विद टीआईपी आई विल से, लेकिन आइडेंटिफिकेशन से रिलेट करेगा. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन. तो 3 जगह यूज हो गया. नाउ दिस इज द होल सिनेरियो वी आर हैविंग. इसके बाद मैं आपको वो बताता हूं कि हमें कैसे पता लगा कि ये जी एक्यूज्ड और ये दोनों एक साथ देखे गए थे. उस पर एक बात डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, इसके अगले पैराग्राफ में एक चीज लिखी है. लिखा, इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट वाज रिवील्ड दैट द एपिलेंट एंड द डिसीज्ड वर लास्ट सीन टुगेदर नियर सो एंड सो बस स्टेशन and thereafter seen on motorcycle going toward Shahpur as noticed by one Ashok Shinde, prosecution witness number 4, prosecution witness number 5, PW number 3. 3 लोगों ने इन दोनों लोगों को, मतलब डिसीज्ड और एक्यूज्ड को, एक बाइक पे जाते हुए देखा था. 3 लोगों ने. ठीक है, और यही हमारे पास एविडेंस आया लास्ट सीन टुगेदर का. करेक्ट, last seen together. On the basis of the said information, police arrested appellant on 22nd at Miraj after making search from him several locations. अब पुलिस वाले ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कुछ एक चीजें डिस्कवर हुई. लिखा है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द appellant confessed to the crime. पहली चीज आ गई कन्फेशन. लेकिन ये कन्फेशन किसके सामने हुआ? पुलिस के सामने. एनी कन्फेशन मेड बिफोर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड. नहीं प्रूव होगा. ठीक है. Next one is, and volunteered to show the place where he shot the deceased. ये भी उसने एग्री किया कि जी कहां पे गोली मैंने जो है वो मारी थी. मोबाइल फोन जो उसने लिया था, द प्लेस वेयर ही सोल्ड द मोबाइल फोन, तो जो नोकिया का मोबाइल फोन उसने डेड बॉडी से निकाला था वो भी बेचा. belonging to the deceased, and appellant also produced the gold chain which purported to be belong to the deceased, which has been seized by the inspector. सारी चीजें मिल गई. ठीक है, कड़ियां जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं? ठीक है. नेक्स्ट, thereafter the appellant led the police to the house of the grandfather. अब वो अपने दादा के घर उसको लेके गए और वहां पे जो है वो जो 12 बोर की डबल बैरल गन थी उसमें 2 एम्प्टी कार्टेज मिले, है ना, एंड 1 लाइव कार्टेज. 2 गोलियां खाली हैं कारतूस में से और 1 टॉर्च है, हीरो होंडा के मोटरसाइकिल, 1 एम्प्टी हैंडबैग विच ऑल वर सीज्ड. ठीक है. फिर इसको मौके पे लेके गए शुगर केन की फील्ड में जहां पे इसने हत्या की थी, और वहां पे लिखा है टू द शुगर केन फील्ड फ्रॉम वेयर द लेफ्ट चप्पल ऑफ द डिसीज्ड वाज रिकवर्ड. कि व्यक्ति की डेथ वहीं हुई है, ये भी प्रूव हो गया. He then led the investigation officer and पंच मतलब जो इंक्वेस्ट के विटनेस हमारे होते हैं उनको पंच कहा जाता है, near so and so place and showed the spot where he shot the deceased dead. मतलब गोली कहां पे मारी थी वो भी बताया.
Thereafter the appellant led the police to so and so place where he pointed out the electronic shop जहां पे उसने मोबाइल फोन बेचा था. फिर वो मोबाइल फोन जिसने खरीदा उसकी आइडेंटिफिकेशन उसने भी आइडेंटिफाई किया. तो शॉप ओनर आइडेंटिफाइड द एपिलांट एंड एडमिटेड द ट्रांजैक्शन. है ना, जब आप मोबाइल फोन बेचने गए जिसने खरीदा उसने भी कह दिया कि हाँ जी ये बेचने आया था. एंड हैंडेड ओवर अ मोबाइल फोन अलोंग विद द जेरोक्स कॉपी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द एपिलांट. कि उसने वो मोबाइल फोन अभी दुकान पे ही था तो वो वापस कर दिया, और जेरोक्स कॉपी जो आईडी कार्ड की थी वो उसने दे दी कि ये व्यक्ति मेरे पास मोबाइल फोन दे के गया था. ठीक है. Which all were seized. During the trial, the prosecution sought to prove the case, the appellant by examining many of the 31 witnesses. अब आप मुझे ये सारा सिनेरियो पढ़ने के बाद बताओ, क्या कोई ऐसी कमी लग रही है आपको जो एविडेंसेस में ना हो? ऊपर जो 4 चीजें लिखी गई थी, is those 4 things are there or not? Yes or no, please? हमने कहा कि जी हमारे पास रिकवरीज हुई हैं, सारी रिकवरी हो गई. फिर हमने कहा कि जी फोरेंसिक की रिपोर्ट में सारी चीजें क्लियर हो गई कि डबल बैरल गन, उसी गन से गोली चली है, ये फोरेंसिक की रिपोर्ट्स होंगी. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई कि गोली से डेथ हुई है. फिर स्पॉट पे चप्पल भी मिली डिसीज्ड की, है ना, डिसीज की बॉडी भी वहीं मिली. मोबाइल फोन उसका जो था वो दुकानदार को बेचा गया. दुकानदार ने भी आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ जी ये व्यक्ति मेरे पास मोबाइल फोन बेचने आया था, मैंने इसका आईडी कार्ड भी रखा है. राइट. सो ऑल द चेन इज गेटिंग कंप्लीटेड वन बाय वन. ठीक है. अब आप मुझे बताओ, मोटिव है, प्रिपरेशन है, कंडक्ट है, ठीक है, रिकवरीज हैं, पुलिस वालों के सामने कन्फेशन है, बेशक वो रेलिवेंट नहीं है लेकिन डिस्कवरीज तो रेलिवेंट हो ही गई. सो ऑल द एविडेंसेस वी आर गेटिंग इज अगेंस्ट द एक्यूज्ड. ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज्ड को इसी सब बेसिस पे जो है पनिश कर दिया. ठीक है. रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया ट्रायल सेशन कोर्ट के द्वारा, और फाइन इंपोज किया. साथ में जो इसने 404 का मुकदमा, डिसीज की डेड बॉडी से आपने जो है गोल्ड चेन और नोकिया का मोबाइल फोन निकाला था, उसके लिए चार्ज लगा सेक्शन नंबर 404 आईपीसी का, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, फ्रॉम द डिसीज. और ये आर्म्स एक्ट के अंदर जो चार्जेस लगे थे वो भी साथ में लगे. फाइनली अब इसने चैलेंज किया कि नहीं सर मैं तो अलग हो गया था, तो वो कहीं क्रेडिबल बना नहीं ना, और बाकी सारे एविडेंसेस आपके अगेंस्ट हैं. तो फाइनली अगर हम इसका जजमेंट देखें तो इसका जो अपील है, दैट अपील वाज डिसमिस्ड एंड हाई कोर्ट का जजमेंट जो था वो अपहेल्ड हुआ है. ठीक है. और इसको हाई कोर्ट ने क्या किया था, बीच में इसको बेल पे रिलीज किया हुआ था. ठीक है. क्योंकि अपील पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट से भी इसने बेल ले ली. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कन्विक्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट लास्ट में अगर आप देखें तो इसको डायरेक्शन दी है that consequently the bail bonds furnished by the appellant stands cancelled. Appellant who has been released on bail be directed to surrender before the trial court to undergo the remaining sentence. तो जो इसको life imprisonment दी है वो पूरी सजा आपको काटनी है. So this is the point that we have to ascertain कि अच्छा last seen together theory कैसे काम कर रही है. ठीक है. लेकिन अगर आपके पास और कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस ना हो, सिर्फ लास्ट सीन टुगेदर का एविडेंस है, तो सिर्फ लास्ट सीन टुगेदर एविडेंस इज अ काइंड ऑफ अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. तो मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड. अगर आपके पास और कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, ना मोटिव पता लग रहा है, ना कोई रिकवरीज हो रही है, ना कोई डिस्कवरी हुई है, सिर्फ लास्ट सीन, तो वो कहीं ना कहीं बहुत क्रेडिबल एविडेंस नहीं बनता है. राइट. अब यहां से लास्ट सीन टुगेदर के कॉन्सेप्ट को जब हम लोग रिलेट कर रहे हैं तो आप लोग मुझे बस एक चीज बता दो कि हमने लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी को सेक्शन नंबर 5 के साथ कैसे जोड़ा. हाउ. सेक्शन 5 में कितनी चीजें, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, 5 चीजें हैं ना. इस पूरे सिनेरियो में कॉज इफेक्ट की कोई बात आ रही है, उसको मैं रिलेट नहीं कर रहा, ना यहां पे कोई स्टेट ऑफ थिंग्स की बात आ रही है. यहां बात आ रही है ओकेजन की और अपॉर्चुनिटी की. ओकेजन क्या है कि रात का समय है, उसके पास गन है, वो मारना चाहता है, ये ओकेजन है. ठीक है. और उसने मार दिया, ये अपॉर्चुनिटी है. सो अपॉर्चुनिटी इज द स्पीसीज ऑफ ओकेजन. ओकेजन से अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है. तो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के बेसिस पे कन्विक्शन तभी होगा जब बाकी एविडेंसेस साथ में सपोर्ट में आएंगे. अगर बाकी एविडेंस सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, यू कैन नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड मेयरली ही वाज लास्ट सीन टुगेदर. राइट. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा लिखवाऊंगा कि जैसे लेट सपोज मिस्टर ए का मर्डर हुआ है.
ये मर्डर हुआ लेट सपोज शाम के 10 बजे, और 9 बजे मिस्टर ए को बी के साथ देखा गया, उसके बाद ए को किसी ने नहीं देखा, तो आप किससे पूछोगे कि क्या हुआ? गिव मी द आंसर। किससे पूछोगे? सवाल समझे? मैंने कहा कि ए का मर्डर हुआ है रात को 10 बजे, लास्ट रात के 9 बजे ए और बी इकट्ठे देखे गए थे, तो कौन व्यक्ति से आप सवाल करोगे कि ए कहां गया, क्या हुआ उसके साथ? ठीक है, जिसके साथ वो लास्ट में था। तो मिस्टर बी इज द प्रॉपर पर्सन हु कैन टेल दैट व्हाट हैपेंड आफ्टर 9 PM, 9 बजे के बाद क्या हुआ, राइट? शायद आपको बी के ऊपर शक हो, क्योंकि लास्ट में तो यही था साथ में, शायद इसने मर्डर किया हो, शक तो है, रीजनेबल सस्पिशन भी है। लेकिन अगर कोई और एविडेंस आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट गो फॉर द कन्विक्शन ऑफ बी। लेकिन अगर बी का कोई मोटिव था, कोई कंडक्ट था, कोई चीजें छुपा रहा है, तो कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती जाएंगी, एंड इन दैट सिनेरियो यू कैन गो फॉर द कन्विक्शन ऑफ दैट पर्सन। सो द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कि merely because he was last seen together does not mean that he is the actual culprit। केवल मात्र ये व्यक्ति लास्ट में देखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसी ने अपराध किया। ठीक है, जो भी ऐसा व्यक्ति होगा, इसके पास कुछ डिफेंसेस होते हैं। क्या डिफेंस होते हैं? पहला, जैसे इस केस में हुआ कि जी हम अलग हो गए थे, और ये अपने अलग होने का, पार्ट करने का वहां से कोई एविडेंस दिखा देता है। ये कहता है कि सर मैं बेशक रात के 9 बजे कोतवाली बाजार में था ए के साथ, लेकिन उसके 15 मिनट बाद तो मैं कहीं और था, है ना, मैं तो पुलिस लाइन में था, मैं तो कोतवाली में था ही नहीं, और मर्डर कोतवाली में हुआ है। और कैसे प्रूव करा? कहता सर मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, एटीएम का फुटेज देख लो आप। तो इसने डिफेंस रेज कर दिया दैट आई वाज पार्टेड विद द डिसीज्ड। या दूसरा एक ये डिफेंस रेज कर लेता है कि जी मैं और ए तो साथ में थे ही, लेकिन एक सी भी साथ में था, तो शक सी के ऊपर भी चला सकता है। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच अ पर्सन कैन रेज एज अ डिफेंस एट द टाइम व्हेन द लास्ट सीन थ्योरी इज एप्लीकेबल अगेंस्ट हिम। जब हम उसके अगेंस्ट लास्ट सीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या क्या डिफेंस वो रेज कर सकता है। ठीक है, लेकिन डिफेंस काम तभी करेगा जब आपके अगेंस्ट कोई बाकी एविडेंसेस नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट बाकी एविडेंसेस स्ट्रांग हैं, सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आपके अगेंस्ट हैं, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। जैसे इस केस में हुआ, चेतन वाले केस में द सेम थिंग हैपन। तो मैं थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, लिखते राइट नाउ।